हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अप्रैल फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ कंटेंट है हमारा आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, सफिशिएंट है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं होगी, कंप्लीट सिलेबस में कवर किया जाता है। आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से भी पढ़ सकते हैं या फिर वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। एट व्हाट एज डिड बालेन शाह बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? बालेन शाह किस उम्र में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 35 ईयर्स। तो बालेन शाह या फिर बालेंद्र शाह, इन्होंने हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पद की शपथ ली है। 35 साल के हैं, ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेपाल के इतिहास में। और इन्हें जो शपथ दिलाई गई वो नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल द्वारा दिलाई गई शीतल निवास काठमांडू में। ये याद रखिएगा, शीतल निवास क्या है? नेपाल के राष्ट्रपति का ऑफिस भी है और आवास भी है। जो बालेंद्र शाह है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से हैं और 2026 के जो है नेपाल में जनरल इलेक्शन हुए हैं, 275 में से 182 सीट्स इस पार्टी ने जीती है। बालेन शाह ने झापा 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव जीता और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को हराया काफ़ी बड़े मार्जिन से। ये फर्स्ट लीडर हैं नेपाल के सदर्न प्लेन के जो मधेसी कम्युनिटी है जो प्राइम मिनिस्टर पद तक पहुंचे हैं। द 52nd G7 समिट विल टेक प्लेस इन विच कंट्री? 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है, फ्रांस। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 52वां G7 समिट अटेंड करेंगे एवियन पेंस फ्रांस में 15-17 जून 2026 के बीच में। इनवाइट किया गया है इन्हें फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। तो G7 मेंबर्स तो रहेंगे, उनके अलावा भारत, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, ब्राज़ील को भी इनवाइट किया गया है पार्टनर्स के तौर पर। G7 या ग्रुप ऑफ 7 की बात करें, एक इनफॉर्मल ब्लॉक है। जो भी इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ओरिजिनली ये G6 था 1975 तक, फिर 1976 में कनाडा भी इसमें ज्वाइन हुआ। फर्स्ट समिट भी इसकी फ्रांस में हुई थी नवंबर 1975 में। Which of the following is the most valuable telecom brands globally according to the Brand Finance report? ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान दूरसंचार ब्रांड है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, टी मोबाइल। जो कंबाइंड ब्रांड वैल्यू है वर्ल्ड के टॉप 150 टेलीकॉम ब्रांड्स की, ये 741.8 बिलियन US डॉलर पहुंच चुके हैं इस साल। ऐसा टेलीकॉम 150 2026 ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में बताया गया है। मोस्ट वैल्यूएबल टेलीकॉम ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो टी मोबाइल है, दोश टेलीकॉम, वेरिजोन, AT&T और चाइना मोबाइल। स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड विटल ग्रुप है। भारतीय एयरटेल, अगर हम अब भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 6% इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, 8.1 बिलियन US डॉलर पहुंच चुकी है और इसकी ग्लोबल रैंक 17वीं है। रिलायंस जियो ग्रुप की बात करें तो 14% इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, 7.4 बिलियन US डॉलर और 23वीं रैंक इसकी ग्लोबली। वोडाफोन आइडिया 101वीं पोजीशन पर है। Who was named पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय वर्ल्ड आर्चरी? वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, शीतल देवी। तो भारत की शीतल देवी ये पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 नामित की गई हैं वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा। 19 साल की है, जम्मू एंड कश्मीर से आती है। फर्स्ट एंड ओनली फीमेल आर्मलेस आर्चर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप्स में। इस साल और भी अवार्ड दिए गए कैटेगरीज में, जैसे आर्चर ऑफ द ईयर ये आमिर खान हैनी को दिया गया टर्की, यंग आर्चर ऑफ द ईयर दिया गया है बैप्टिस्ट एडिस ऑफ फ्रांस और बेस्ट टीम ऑफ द ईयर दिया गया है कोरिया की जो रिकर्व मेंस टीम है। वर्ल्ड आर्चरी का हेडक्वार्टर्स लुसेन स्विट्जरलैंड में है।
हु वॉन द जापान ग्रां प्री 2026? जापान ग्रां प्री 2026 का विजेता कौन रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एंड्रिया किमी एंटोनेली। एंड्रिया किमी एंटोनेली 19 साल के हैं, इन्होंने जापान ग्रां प्री जीता है। यंगेस्ट F1 चैंपियनशिप विनर बन गए हैं ये। इटालियन रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में मर्सिडीज के लिए compete करते हैं। विजयपत सिंघानिया who recently passed away was the former chairman of which company? हाल ही में दिवंगत हुए विजयपत सिंघानिया किस कंपनी के पूर्व अध्यक्ष थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है रेमंड। फॉर्मर रेमंड चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का निधन हो गया है 87 की एज में। पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था और एविएटर भी थे। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम। हॉट एयर बैलून में इन्होंने हाईएस्ट एल्टीट्यूड अचीव किया है और लगभग 2 दशक तक इन्होंने रेमंड के चेयरमैन ये रहे हैं, तो साल 2000 तक। एक और ऑब्वियसली देख लेते हैं। बिरुट मैरी कैल्डिकास कैनेडियन साइंटिस्ट रही है और जो ओरंगुटान्स रहते हैं उनकी स्टडी और कंजर्वेशन के लिए जानी जाती हैं। 79 की एज में इनका निधन हो गया, काफ़ी फेमस थी है। What was the amount of penalty imposed on Airtel Payments Bank Limited by RBI? RBI ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 31.80 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 31.80 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि इसने आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित उनका अनुपालन नहीं किया है, नॉन कंप्लायंस उसके साथ किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है, भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी है। 11 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना हुई और ये पहली कंपनी बना जिसे पेमेंट्स बैंक लाइसेंस प्राप्त हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंडर सेक्शन 22(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। The World Buddhist Peace Conference 2026 was held in which state? विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। तो वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 ये हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया बुद्धवनम और तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा वियतनाम बुद्धिस्ट संघ के साथ मिलकर, और मिनिस्टर्स, मॉन्क्स, स्कॉलर्स, डेलीगेट्स 20 से ज़्यादा कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेट किया। बुद्धवनम ये तेलंगाना में इंडिया का फर्स्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क है। What was the labor force participation rate for the ages 15+ as per periodic labor force survey annual report 2025? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 59.3%। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट फॉर 2025 को रिलीज़ किया है। जो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा लॉन्च किया गया 2017 में, और ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स के बारे में बताता है। 2 फॉर्मेट में डेटा बताता है। एक तो यूजुअल स्टेटस जो कि 365 दिन की एक्टिविटी के बारे में बताता है, दूसरा है करंट वीकली स्टेटस जो कि पिछले 7 दिन के बारे में बताता है, मतलब क्या स्टेटस रहा है एम्प्लॉयमेंट का और लेबर फोर्स का। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15+ की बात करें तो ये 59.3% रही है 2025 में। मेल पार्टिसिपेशन 79.1% रहा है, फीमेल पार्टिसिपेशन 40% रहा है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो 57.4% रहा है। रूरल फीमेल वर्क पॉपुलेशन रेशो 44.9% रहा है। द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये 3.1% रहा है 2025 में। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 29 साल, इसमें ड्रॉप देखने के लिए मिला है 9.9% से 9.9% हो गया है ये, पहले 10.3% था 2024 में। एग्रीकल्चर का जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज हुआ है 44.8% से घटकर 43% हुआ है। वहीं जो मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो बढ़ा है, 12.1% हो चुका है परसेंटेज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग एजुकेटेड पर्सन्स ये 6.5% रहा है। At
At the all India level, the average number of years in formal education for those aged 15 plus 10 years हो चुका है। ठीक है, जो फॉर्मल एजुकेशन में है। Indian Army has executed its first ever capital procurement contract through the government e-marketplace portal. Which company signed the contract with the Indian Army for the supply of 93 telescopic handlers? भारतीय सेना ने सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से अपना पहला पूंजीगत खरीद अनुबंध पूरा किया है। किस कंपनी ने भारतीय सेना को 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है जेसीबी इंडिया लिमिटेड। तो इंडियन आर्मी ने फर्स्ट एवर कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर्स का रहा है, जो कि जेसीबी इंडिया लिमिटेड के साथ साइन किया गया है 25.90 करोड़ रुपए के साथ। According to the 2026 Global Education Monitoring Report by UNESCO, how many children, adolescents and youth are out of school globally? यूनेस्को की 2026 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर कितने बच्चे, किशोर और युवा स्कूल से बाहर हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है 273 मिलियन। तो 2026 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो कि यूनेस्को द्वारा जारी की गई है, इसमें बताया है कि ऐसे बच्चे जो स्कूल करिकुलम से बाहर हैं, चाहे वो यूथ हो, एडोलसेंट है, चिल्ड्रन हो, उनकी संख्या 273 मिलियन है। और लगातार 7वां साल ऐसा है जब ये नंबर बढ़ रहा है। 1 in 6 चिल्ड्रन ग्लोबली एक्सक्लूडेड फ्रॉम एजुकेशन, 6 में से एक बच्चा बाहरी एजुकेशन क्षेत्र से। सब सहारन अफ्रीका और सेंट्रल सदर्न एशिया, ये 3/4 ऑफ ग्लोबल आउट ऑफ द स्कूल पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा इस रीजन से है। किसी भी कंट्री ने यूनिवर्सल सेकेंडरी कंप्लीशन नहीं अचीव किया है। दुर्गा स्कीम फॉर वीमेन एंड ट्रांसजेंडर ई ऑटो ड्राइवर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूटी? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला और ट्रांसजेंडर ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने दुर्गा स्कीम लॉन्च की है महिला और ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, जो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा भी चला सकती हैं। दुर्गा का मतलब है ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वीमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो। बजट 20 करोड़ रुपए का इस स्कीम का। पहले फेज में 1100 बेनिफिशरीज को सपोर्ट किया जाएगा, 1000 वुमेन और 100 ट्रांसजेंडर पर्सन्स, मतलब वो इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा परमिट उन्हें ऑब्टेन कराया जाएगा। व्हाट डज दिल्ली गवर्नमेंट्स अनमोल स्कीम स्टैंड फॉर? दिल्ली सरकार की अनमोल योजना का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। तो देखिए, चाइल्ड हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अनमोल यानी कि एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर इसको स्कीम को लॉन्च किया है। फ्री जेनेटिक स्क्रीनिंग यहाँ पर की जा रही है जितने भी न्यूबॉर्न हैं, नवजात हैं, उनके लिए, ताकि अगर कोई उन्हें बीमारी हो तो शुरुआत में ही पता चल जाए, कोई डिसेबिलिटी ना उन्हें। तो न्यूबॉर्न अक्रॉस बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली विल बी स्क्रीन्ड फॉर 56 जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो 56 तरह के जो जेनेटिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, तो उनकी जांच की जाएगी न्यूबॉर्न की। जैसे ही बच्चे का जन्म होगा 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर हिल प्रिक ब्लड टेस्ट से। जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अकर्स ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन डीएनए। डीएनए में अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज हो तो उसके कारण ये डिसऑर्डर होते हैं, और काफ़ी दिक्कत होती है बच्चे की ग्रोथ में, ब्रेन डेवलपमेंट में डिसेबिलिटी हो जाती है। इंडियाज गर्भइनी इनिशिएटिव एम्स टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? भारतीय गर्भइनी पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस स्थिति को रोकना है? राइट आंसर ऑप्शन डी है प्रीटर्म बर्थ्स। गर्भइनी यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर एडवांस रिसर्च ऑन बर्थ आउटकम्स, ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिसर्च है, इसको और एक स्टेप आगे लेकर गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस साइंस की मदद से, ताकि ये प्रिडिक्ट किया जा सके कि प्रीटर्म बर्थ तो नहीं किसी प्रेग्नेंट लेडी के हो रहा है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रेगनेंसी कोर्ट स्टडी है गर्भिणी इनिशिएटिव। 12,000 प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रैक किया गया है ताकि प्रीटर्म बर्थ ना हो सके। एआई बेस्ड प्रिडिक्टिव मॉडल है ये, ठीक है। प्रीटर्म बर्थ क्या होता है? मतलब 37 वीक भी नहीं हुए प्रेगनेंसी को और एक बच्चा जन्म दे जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में बच्चा ज़्यादा दिन तक जीता नहीं है, उसे बोलते हैं प्रीटर्म। द रामनाथ गोयनका अवार्ड्स आर गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन विच फील्ड? रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है?
राइट आंसर ऑप्शन डी है जर्नलिज्म। तो 20th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स 2026 दिए गए हैं 24 जर्नलिस्ट को अक्रॉस 19 कैटेगरीज। इंडियन जर्नलिज्म में जो उनका आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको देखते हुए न्यू दिल्ली में अवार्ड दिए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। कुछ विनर्स हैं जैसे प्रिंट हिंदी में अवधेश अकोडिया को मिले हैं दैनिक भास्कर, ब्रॉडकास्ट डिजिटल में सर्वप्रिया सांगवान बीबीसी न्यूज हिंदी, प्रिंट डिजिटल रीजनल लैंग्वेजेस मोहम्मद सबीत और अखिल शिवानंद मातृभूमि। ठीक है, इसी तरह से सारे अवार्ड्स हैं जो महत्वपूर्ण है मैंने लिख दिया यहाँ पे। जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का देखें तो श्रीकांत दशरथी टीटी नेक्स्ट से। रामनाथ गोयनका इंडियन न्यूज़ पब्लिशर थे और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की इन्होंने शुरुआत की थी इंग्लिश और अदर रीजनल पब्लिकेशंस में, लैंग्वेज पब्लिकेशंस में। Which ETF from India was ranked 6th globally among the top 15 gold ETFs by fund flows? फंड प्रवाह के आधार पर शीर्ष 15 गोल्ड ETF में भारत का कौन सा ETF वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड PES। तो निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड PES ये ग्लोबली 6th पोजीशन पर रहा है टॉप 15 गोल्ड ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। अगर हम फंड फ्लोस की हिसाब से बात करें तो ऐसा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल डेटा ने बताया है। इकलौता इंडियन गोल्ड ETF है जो ग्लोबल 10 में अपनी जगह बना पाए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है, पूछा जाता है एग्जाम में। Who has been appointed as the Director General of Directorate General of Civil Aviation DGCA? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है वीर विक्रम यादव। तो वीर विक्रम यादव ये नए डायरेक्टर जनरल बने हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के DGCA के, और इस पद पर ये फैज़ अहमद किदवई को सक्सीड कर रहे हैं। जो मिस्टर किदवई है उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारत में जो सिविल एविएशन है उसको रेगुलेट करता है, और कोई एविएशन संबंधी एक्सीडेंट हो या इंसिडेंट हो या फिर रेगुलेशंस एविएशन से संबंधित, ठीक है, और लाइसेंस जो देते हैं एविएशन संबंधित, वो सभी काम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन देखता है। एविएशन समझ रहे हैं आप, जो ये एरोप्लेन वगैरह का पूरा सिस्टम है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ इंडिगो? इंडिगो के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है विलियम वॉल्स। द बोर्ड ऑफ इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड जो कि इंडिगो की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि विलियम वॉल्स को हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। मिस्टर वॉल्स फिलहाल डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के, और इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा 31 जुलाई 2026 को। उसके बाद फिर 3 अगस्त से ये इंडिगो के CEO का पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले ये ब्रिटिश एयरवेज के CEO भी रह चुके हैं। और इनकी अपॉइंटमेंट क्यों की गई है? क्योंकि इस पद पर पहले पीटर एल्बर्स थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। जिस तरह से नवंबर दिसंबर में इंडिगो की 5000 से ज़्यादा फ्लाइट्स अफेक्ट हुई, कैंसिल हुई, तो उसी को देखते हुए इंडिगो एक इंडियन लो कॉस्ट हाइब्रिड एयरलाइन है। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव हरियाणा में। सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट शेयर इसी का ही है भारत में। When is the World Autism Awareness Day observed? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 2 अप्रैल। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिसाइड किया है कि हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाएगा। 2007 में ऐसा डिसाइड किया गया था। 2026 में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का थीम है ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD कई सारी कंडीशंस होती हैं इसके तहत। एक तो आप सोशल इंटरेक्शन करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है, कम्युनिकेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में आप जब ट्रांजिट करते हो तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। अनयूजुअल रिएक्शन सेंसेशंस होते हैं। RBI was set up on April 1st, 1935 based on recommendations of which commission? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है हिल्टन यंग कमीशन।
तो क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि 1 अप्रैल को आरबीआई ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। तो 1 अप्रैल 1935 की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत भारतीय मॉनेटरी स्टेबिलिटी, करेंसी मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने संबंधित, इंटरेस्ट रेट सेट करने संबंधित ये आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी स्थापना रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं, इसकी रिकमेंडेशन पर की गई थी। ये जो कमेटी है 1926 में सेटअप की गई थी। जो फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के, ये ऑस्ट्रेलियन सर ऑसबॉर्न अर्केल स्मिथ थे। और फिर सर सीडी देशमुख फर्स्ट इंडियन बने जो आरबीआई गवर्नर बने। सेंट्रल ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहले कोलकाता में था, फिर 1937 में मुंबई परमानेंटली मूव कर दिया गया। सेंट्रल ऑफिस मतलब जहाँ पर गवर्नर रहते हैं और पॉलिसीज जहाँ पर फॉर्मुलेट की जाती है। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत। अच्छा, आरबीआई का जो पूरा कामकाज है वो 21 मेंबर वाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाता है, जिसमें गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, 10 गवर्नमेंट नॉमिनेट डायरेक्टर्स होते हैं, 4 डायरेक्टर्स होते हैं जो लोकल बोर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण BRBNM ये एक स्पेशलाइज डिवीजन है आरबीआई की, जिसके जरिए प्रिंट करता है, मिंट्स करता है इंडियन करेंसी नोट्स को। और उसकी 2 प्रेस भी हैं, मैसूर में और सलबोनी। आरबीआई एक्ट को अमेंड किया गया मई 2016 में, ठीक है। और इसको एक स्ट्रेटजी मैंडेट दिया गया कि आप इंडिया की ओवरऑल जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको ऑपरेट कीजिए। रेपो रेट डिसाइड किया जाता है आरबीआई के बोर्ड द्वारा, एमपीसी के द्वारा। यहाँ से आप बाकी शॉर्ट में डेफिनेशन जान सकते हैं रेपो रेट की, एसटीएफ रेट की, एमएसएफ रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। Where did the Prime Minister Narendra Modi inaugurate the Keynes Technology Semiconductor Plant? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्स टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है सनद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने केन्स टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर प्लांट को इनोग्रेट किया है सनद, गुजरात में। और यहाँ पर इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं, उनको बनाया जाएगा। भारत का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है फिलहाल 50 बिलियन यूएस डॉलर का है और इस डेकेड के एंड तक 100 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। विच इंडियन शिपयार्ड बिल्ड द मालवान एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट? मालवान उथले जल के पनडुब्बी रोधी जहाज का निर्माण किस भारतीय शिपयार्ड ने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो मालवान एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। देखिए 8 इस तरह के एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बनने हैं, उसमें से ये दूसरा है मालवान। इसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL कोचिन है, और इंडियन नेवी को ये डिलीवर किया गया है। इसका नाम कहाँ से आया है? एक कोस्टल टाउन है मालवान, महाराष्ट्र का, वहाँ से आया है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है और अंडर वाटर सर्विलेंस से कर सकता है। एंटी सबमरीन वारफेयर में ऑपरेशन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, ठीक है। माइन वारफेयर कैपेबिलिटी है इसके पास। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल यार्ड 1280 शशि was launched at which shipyard? नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल यार्ड 1280 शशि को किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो यार्ड 1280 शशि एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इस तरह के 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनने, जिसमें ये पहला है। और कौन बना रहा है इसको? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSN, ठीक है। और GRSC कोलकाता। तो ये दोनों मिलकर बना रहे हैं, गार्डन ऋषि बिल्डर्स और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये इसको लॉन्च किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। अब इसका नाम कहाँ से आया है? इंडियन माइथोलॉजी से, ठीक है। यानी कि वन हु रेंडर्स असिस्टेंस, जो सहयोग करता है। नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A शिप दूनागिरी वॉज बिल्ट बाय विच शिपयार्ड? नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A का जहाज दूनागिरी किस शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो दूनागिरी यार्ड 3023 एक नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A शिप है। इस प्रोजेक्ट का नीलगिरी क्लास का 5th शिप है ये।
ठीक है। और गार्डन रीच बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। इंडियन नेवी को ये डिलीवर किया गया कोलकाता में। हिमालयन पीक दूनागिरी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इससे पहले भी एक दूनागिरी नाम से आईएनएस हुआ करता था हमारे पास 1977 से 2010 तक, तो उसी को रिप्लेस कर रहा है। वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स ये एक मल्टी मिशन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा इसको बनाया जा रहा है इंडियन नेवी के लिए। What is the name of the legal assistant AI chatbot unveiled under the दिशा program organized by the Department of Justice? न्याय विभाग द्वारा आयोजित दिशा कार्यक्रम के तहत अनावरण किए गए कानूनी सहायक एआई चैटबॉट का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है न्याय सेतु। तो न्याय सेतु एआई चैटबॉट और इसका जो मास्कोट है दिशिका, इसको लॉन्च किया गया है दिशा प्रोग्राम में, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया विज्ञान भवन में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन द्वारा। एक वॉइस फर्स्ट मल्टीमोटर मल्टीलिंगुअल एआई पावर्ड लीगल असिस्टेंट है। ठीक है, तो सिटीजन्स इस लीगल असिस्टेंट के जरिए लीगल प्रोसेस जान सकते हैं, राइट्स जान सकते हैं, क्या उनको नेक्स्ट स्टेप लेनी चाहिए किसी भी कानूनी प्रक्रिया में, वो सब बताता है बोलकर। Which country has issued maximum number of internationally recognized certificates of compliance (IRCCs) under the Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing? नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के तहत किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र की अधिकतम संख्या जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर इमर्ज हुआ है अगर हम इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस इशू करने की बात करें नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के तहत। तो लेटेस्ट डेटा जो अवेलेबल है उसमें बताया गया है कि भारत ने 3561 इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस इशू किए हैं आउट ऑफ 6311 वर्ल्ड वाइड, जो कि ओवरऑल का 56% है। केवल 34 कंट्रीज ने ये अब तक इशू किए हैं 142 कंट्रीज में से, और भारत के बाद फिर फ्रांस आता है। नगोया प्रोटोकॉल के तहत एक जेनेटिक रिसोर्सेज से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। When will the revised amendment directions on capital market exposures by RBI be implemented? आरबीआई द्वारा पूंजी बाजार जोखिमों पर संशोधित दिशा निर्देश कब लागू होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 1 जुलाई 2026। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिवाइज्ड अमेंडमेंट डायरेक्शंस ऑन कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है इसको इम्प्लीमेंट करने को और आगे बढ़ा दिए डेट 3 महीने कर दिए। पहले 1 अप्रैल से लागू होने थे, अब 1 जुलाई 2026 से ये लागू होंगे। ठीक है, जो डेफिनेशन है एक्विजिशन फाइनेंस की इसको अपडेट किया गया और उसमें मर्जर्स और एमलगेमेशन को भी इंक्लूड किया गया है। और लैंडिंग कैप यहाँ पर लगाई गई है। अगर सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट आप लोन देते हो तो 10 लाख रुपये पर इंडिविजुअल, अगर आईपीओ एफपीओ ये सब रिलेटेड लोन्स आप देते हो तो 25 लाख रुपये तक आप दे सकते हैं। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मावान ध्यान सत्कार योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री मावान ध्यान सत्कार योजना शुरू की? राइट आंसर ऑप्शन ए है पंजाब। तो पंजाब कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान ने की, इन्होंने मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्कार योजना लॉन्च की है। 1000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस मंथली दी जाएगी महिलाओं को। 1500 रुपये उन महिलाओं को दी जाएगी जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आती हैं। पंजाब में एसटीज नहीं है। और 18 साल से ऊपर की जो भी महिलाएं हैं जो रजिस्टर्ड हैं वोटर के तौर पर पंजाब में, वैलिड आधार कार्ड है उनके पास, उन सभी को ये दी जाएगी ये मंथली राशि। The Defence Ministry signed a contract for the procurement of 2 mountain radars worth rupees 1950 crore with which company? रक्षा मंत्रालय ने 1950 करोड़ रुपए के 2 पर्वतीय रडार की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है BEL। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1950 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जिसके जरिए 2 माउंटेन रडार्स और उससे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खरीदा जाएगा इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये माउंटेन रडार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ DRDO द्वारा डिज़ाइन किया गया है और BEL इसको मैन्युफैक्चर करता है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज साइंड एन MOU विद विच प्लेटफॉर्म फॉर आयुर्वेदा रिसर्च इन 13 लैंग्वेजेस? आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान के लिए केंद्र परिषद ने 13 भाषाओं में आयुर्वेद अनुसंधान के लिए किस मंच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है अनुवादिनी AI।
तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज जो कि आयुष मिनिस्ट्री के तहत आता है, इन्होंने एमओयू साइन किया है अनुवादिनी एआई के साथ, ठीक है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। तो अनुवादिनी एआई ये जो भी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज के जो रिसर्च आउटपुट्स हैं एजुकेशन मटेरियल को 13 रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करेगा। Who has been named as the next डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीबीसी, बीबीसी के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मैट ब्रिटिन। तो बीसीसी ने मैट ब्रिटिन जो कि फॉर्मर गूगल एग्जीक्यूटिव है नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। करंट डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने रिजाइन कर दिया था नवंबर में। बीबीसी की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, लंदन में इसका हेडक्वार्टर्स है। इसके चेयरमैन शमीर शाह हैं। Who has been appointed as मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एशिया पैसिफिक बाय OpenAI, OpenAI द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है किरण मनी। तो OpenAI ने किरण मनी को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है OpenAI के एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। फिलहाल ये जियो स्टार के डिजिटल डिवीजन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में दिवंगत हुए चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? राइट आंसर ऑप्शन सी है सूरीनाम। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे सूरीनाम के 2020 से 2025 तक, इनका निधन हो गया 67 की एज में। इन्हें शेरिफ के नाम से भी जाना जाता था और ये फॉर्मर पुलिस चीफ भी रहे हैं, पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं, 9th प्रेसिडेंट रहे ये सूरीनाम के। और प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। सूरीनाम एक साउथ अमेरिकन कंट्री, सी कैपिटल पैरामैरिबो है। तो बुर्किना फासो और सूरीनाम की कैपिटल पूछ लेते हैं एग्जाम में, आपको याद होनी चाहिए। द सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज हैज बीन इनोग्रेटेड एट विच यूनिवर्सिटी? दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज इसका उद्घाटन किया गया है नालंदा यूनिवर्सिटी में। सेक्रेटरी ईस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पी कुमारन के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस सेंटर के एस्टेब्लिशमेंट की घोषणा की थी अक्टूबर 2025 में, जब 22वीं आसियान इंडिया समिट हुई थी कुआलालंपुर मलेशिया में। नालंदा यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, राजगीर बिहार में स्थित है और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड एक्सीलेंस का दर्जा इसे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यूनिवर्सिटी है। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और आप जानते ही हैं पहले एक यूनिवर्सिटी होती थी नालंदा महावीरा मिडाइवल मगध में, तो उसी की सक्सेसर है यूनिवर्सिटी। विच इंडियन स्क्वैश प्लेयर वॉन द एशियन स्क्वैश फेडरेशन विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2025? किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने 2025 एशियन स्क्वैश फेडरेशन महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है अनाहत सिंह। तो इंडिया की स्क्वैश स्टार्स अनाहत सिंह, इन्होंने विमेंस कैटेगरी में जो एशियन स्क्वैश फेडरेशन का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो जीता है और मेंस कैटेगरी में अभय सिंह ने जीता है। अनाहत की अगर हम बात करें तो इन्हें जो ये अवार्ड मिला है ASF गर्ल्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, इसे हसन मूसा अवार्ड भी बोलते हैं। और जो अभय हैं इन्हें जो ASF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इसे डेटो एलेक्स ली अवार्ड भी बोला जाता है। Which country was declared the winner of the 2025 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस? 2025 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का विजेता किसे या किस देश को घोषित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है मोरक्को। देखिए मोरक्को को 2025 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का विनर डिक्लेयर किया गया है। जो कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल है उन्होंने रिजल्ट को बदल दिया है क्योंकि फाइनल में जो सेनेगल है उसने वॉक ऑफ कर दिया था मैच के बीच में, ठीक है। तो इस वजह से अब जो फैसला आया उसमें कहा गया कि मोरक्को को अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का विजेता चुना गया है। तो इनका दूसरा कप है और 35वां एडिशन था ये 2025 का अफ्रीका कप ऑफ नेशंस। मेंस नेशनल टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कन्फेडरेशन ऑफ एशियन फुटबॉल की जो भी हैं, बायनियल है, 2 साल में एक बार होता है और मोरक्को में हुआ था इस बार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सम्राट संप्रति म्यूजियम इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सम्राट संप्रति म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है कोबा तीर्थ गांधीनगर गुजरात में महावीर जयंती के अवसर पर।
और महावीर जैन आराधना केंद्र कैंपस के अंदर ये लोकेटेड है म्यूजियम। और इसका जो नाम है वो एम्परर अशोका के जो ग्रैंडसन थे सम्राट संप्रति, उनके नाम पर रखा गया है। तो जैन धर्म को स्प्रेड करने में उनका काफ़ी योगदान रहा। What is the amount of fine imposed by the railway board on IRCTC? रेलवे बोर्ड ने IRCTC पर कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 10 लाख रुपीस। तो रेलवे बोर्ड ने इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC जो अपनी कंपनी है इनकी, इस पर 10 लाख रुपए का फाइन लगाया है पैसेंजर्स की कंप्लेंट के कारण। तो एक कंप्लेंट पाई गई थी फूड क्वालिटी को लेकर, ट्रेन नंबर 21896 जो कि पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस है। और 10 लाख रुपए की पेनल्टी IRCTC पर लगाई है और 50 लाख रुपए की लगाई गई जो भी कंसर्न सर्विस प्रोवाइडर हैं उन पर। IRCTC एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, टिकट कैटरिंग टूरिज्म सर्विस प्रोवाइड कराती है इंडियन रेलवेज के लिए। और 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। संजय कुमार जैन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IRCTC के। Who has been appointed as the Vice Chief of the Army Staff? सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ इन्हें वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया है। और कुछ इस तरह के अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह, इन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड अपॉइंट किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल VMB कृष्णन, इन्हें जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ ईस्टर्न कमांड अपॉइंट किया है। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, इन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड अपॉइंट किया गया है। What is the amount of penalty imposed by RBI on Exclusive Capital Limited? एक्सक्लूसिव कैपिटल लिमिटेड पर RBI ने कितना जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है 10.30 लाख रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10.30 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एक्सक्लूसिव कैपिटल लिमिटेड न्यू दिल्ली पर, क्योंकि RBI की जो डायरेक्शंस हैं लेवरेज रेशो, फाइलिंग और सुपरवाइजरी रिजर्व्स, सबमिशन ऑफ द बैलेंस शीट, इन सभी का अनुपालन इसने नहीं किया है। The action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction agreement entered into by the company with its customer. ठीक है, तो केवल इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो RBI के ऑर्डर्स हैं या फिर रेगुलेशंस हैं उनके साथ कंप्लायंस इन्होंने नहीं किया है, किसी ट्रांजैक्शन की वजह से नहीं लगाया है। Who has been elected as the new Prime Minister of Mongolia? मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है उशरल नियाम ओसोर। उशरल नियाम ओसोर ये मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए हैं। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि कहीं से भी जो लार्ज वाटर बॉडीज होती है जैसे समुद्र होता है उसमें ये नहीं खुलती है, ऐसी सीमा नहीं लगती है। ईस्ट एशिया रीजन में है, सेकेंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान के बाद, और इसकी कैपिटल है उलान बटार। Which district in Tripura was ranked the best district पंचायत in the country? त्रिपुरा किस जिले को देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सिफाई जिला। देखिए 3 पंचायत हैं त्रिपुरा की, उन्हें टॉप ऑनर्स दिए गए हैं, दीनदयाल उपाध्याय एंड नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में। तो जो सिफाई जिला डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा का, इसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत हमारे देश में नामित किया गया है। इसी तरह से कचाबारी ग्राम पंचायत हेल्थ फ्रेंडली कैटेगरी में टॉप पर रहा है, वहीं बैकुंठपुर ये तीसरे नंबर पर रहा है विमेन फ्रेंडली कैटेगरी में। और ये अचीवमेंट दिखाता है कि त्रिपुरा ने कितनी प्रोग्रेस की है विमेन एम्पावरमेंट में, हेल्थ केयर में, डेवलपमेंट में। विच इंडियन एयरलाइन हैज साइंड कोड शेयर एग्रीमेंट विद उज्बेकिस्तान एयरवेज? किस भारतीय एयरलाइन ने उज्बेकिस्तान एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एयर इंडिया। तो एयर इंडिया और उज्बेकिस्तान एयरवेज ने कनेक्टिविटी एक्सपेंड करने के लिए इंडिया और सेंट्रल एशिया में एक कोड शेयर एग्रीमेंट साइन किया है। तो एयर इंडिया ने इस पार्टनरशिप के तहत जो AI कोड है अपना, जो इनका AI कोड है वो उज्बेकिस्तान एयरवेज फ्लाइट्स पर लगाना शुरू कर दिया है। दिल्ली ताशकंद का रूट हो, मुंबई ताशकंद का हो या फिर गोवा ताशकंद सर्विसेज हो। The arrangement allows passengers to travel seamlessly to Tashkent from major Indian cities on a single ticket with baggage checked through to the final destination.
द पीएम ई ड्राइव स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर? पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है 2028। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट स्कीम यानी कि पीएम ई ड्राइव जिसे बोलते हैं, इसे मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। जो सब्सिडी है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई 2026 तक। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन ज़्यादा हो भारत में, और जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में उसको डेवलपमेंट करने संबंधित है ये। 2024 में पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड ग्रीन मोबिलिटी। टोटल आउटले इस स्कीम का है 10,900 करोड़ रुपए का। इंसेंटिव यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करता है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करता है। मैक्सिमम एक्स फैक्ट्री प्राइस टू अवेल एन इंसेंटिव इज कैप्ड एट 1.5 लाख रुपीज़ फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और 2.5 लाख रुपए फॉर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स। इतने तक का मैक्सिमम इंसेंटिव प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई थ्री व्हीलर ले रहा है तो 2.5 लाख रुपए तक का, कोई टू व्हीलर ले रहा है तो 1.5 लाख रुपए तक का। Agre anti-submarine warfare shallow watercraft has been designed and built by which company? एग्रे पनडुब्बी रोधी उतले पानी के जहाज किस कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है GRSC। अग्रे जो कि एक ASWSWC यानी कि एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। 8 इस तरह के शैलो वाटरक्राफ्ट बने, उनमें से 4th है अग्रे। इसे डिज़ाइन किया है, बिल्ड किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा, और कोलकाता में ये इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है। इससे पहले भी एक इंडियन नेवल शिप हुआ करती थी एग्रे, तो उसी को दोबारा से आप कह सकते हैं री इनकारनेशन उसका किया गया है। 2017 में उसे डीकमीशन कर दिया गया था। Which organization issued final regulations for transition to Indian accounting standards for the insurance sector? किस संगठन ने बीमा क्षेत्र के लिए भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन हेतु अंतिम विनिमय जारी किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है IRDAI। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फाइनल रेगुलेशन इशू कर दिए हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ट्रांजिशन के लिए 1 अप्रैल 2026 से। तो जो रेगुलेटर है उसने अलाउ किया है 1 साल का आपको छूट दी जा रही है इंश्योरेंस को, जो अभी तक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं इस नए स्टैंडर्ड के हिसाब से। फिलहाल जो इंडियन इंश्योरर्स हैं वो इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन जो होगा इसका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं इंश्योरर्स की, जैसे लाइफ, जनरल, स्टैंडर्ड ऑन हेल्थ इंश्योरर और री इंश्योरर, सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब एक नए स्टैंडर्ड पर जा रहे हैं, क्या क्या फॉलो करना है दूसरे स्टैंडर्ड को छोड़कर। शौर्य स्क्वाड्रंस हैव बीन इंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी विद इन विच यूनिट्स? भारतीय सेना ने किन इकाइयों में शौर्य स्क्वाड्रन को शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आर्मर्ड रेजिमेंट्स। इंडियन आर्मी ने शौर्य स्क्वाड्रंस को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। आर्मर्ड रेजिमेंट्स के तहत ये आती है, और टैंक कमांडर्स विद रियल टाइम सर्विलेंस एंड प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसके पास। जो फर्स्ट स्क्वाड्रन है इसको व्हाइट टाइगर डिवीजन द्वारा रिलीज किया गया है सुदर्शन चक्र कोर्स के तहत। एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला जो कि पबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस झांसी उत्तर प्रदेश में उस दौरान। अच्छा, एक अश्नी इन्फेंट्री ड्रोन प्लेटून्स को भी रोल आउट किया गया इससे पहले। अब इन्होंने 6 शौर्य स्क्वाड्रंस को भी एक्टिवेट कर दिया है। ड्रोन कैपेबिलिटी से संबंधित है, ड्रोन हैंडल करने संबंधित। Which Indian city has been selected under 20 cities towards zero waste initiative? 20 cities towards zero waste पहल के तहत किस भारतीय शहर को चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है वर्कला। तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के मौके पर 20 सिटीज को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया गया है 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव के तहत। यूएन सेक्रेटरी जनरल के एडवाइजरी बोर्ड ऑन जीरो वेस्ट द्वारा इसको शुरू किया गया है। यूएन हैबिटेट और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के सपोर्ट से भारत की जो वर्कला सिटी है केरल में, ये भी इन 20 सिटीज़ में शामिल है, जिसे इसमें सेलेक्ट किया गया है इसके इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस और सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव्स के तहत। Varkala section highlights its proactive approach to handling municipal waste, positioning it as a model city for sustainability efforts in India and globally.
सोलर एनर्जी अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल रिन्यूएबल पोटेंशियल। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 71%। देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक एनुअल पब्लिकेशन रिलीज करती है जिसका टाइटल है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026। तो 33वां एडिशन है ये इस पब्लिकेशन का, और इसमें इंटीग्रेट डेटा सेट जिसमें कि कई तरह की इन्फॉर्मेशन है, रिजर्व कैपेसिटी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ऑल एनर्जी कमोडिटीज जैसे कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एनर्जी, ठीक है, इन सभी के बारे में डेटा दिया गया है। तो फाइनेंशियल 2024-25 के लिए भारतीय टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई है उसमें 2.95% की ग्रोथ देखी गई है पिछले साल के कंपेयर में, और ये 9,32,816 किलो टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट KTOE रही है। अच्छा, भारत में ह्यूज पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी की, जो कि 47,04,043 मेगावाट की है 31 मार्च 2025 तक, और इस रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज़्यादा योगदान है सोलर एनर्जी का 71%, उसके बाद फिर विंड एनर्जी, फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। More than 70% of the total potential for generation of electric of renewable energy is concentrated in the following 6 states। तो सबसे ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेट की जा रही है वो राजस्थान में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। टोटल फाइनल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस सेक्टर ये 30% तक बढ़ा है, और 6,08,578 KTOE रहा है 2024-25 में। जितने भी मेजर एनर्जी सप्लाई सोर्स हैं उसमें कोल डोमिनेंट सोर्स है, सबसे ज़्यादा कोल ही है जिसकी वजह से एनर्जी सप्लाई हो रही है। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU विथ स्टारलिंक इंडिया फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रिमोट हिल रीजन्स। किस राज्य सरकार ने सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मेघालय। तो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्टारलिंक इंडिया के साथ, ताकि राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी को इन्हेंस किया जा सके, खास करके जो रिमोट एरियाज होते हैं, दूर दराज के एरिया होते हैं और डिफिकल्ट टेरेंस होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, सुदूर क्षेत्र होते हैं। स्टारलिंक आप सभी जानते हैं हाई स्पीड लो लेटेंसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है इसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा हैं। व्हाट इज आर्टेमिस सेकंड? आर्टेमिस सेकंड क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अ क्रूड लूनर फ्लाईबाय मिशन। आर्टेमिस सेकंड ये एक 10 दिन का US स्पेस फ्लाइट है जिसके जरिए 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून के आसपास के एरिया तक भेजा गया है और वापस अर्थ पर उन्हें लाया जाएगा, मतलब खुद आ जाएंगे। लिखा है ना फ्लाई बाई अराउंड, तो मून पर नहीं उतर रहे हैं, मून के आसपास की स्थिति ऑब्जर्व करके वापस आ रहे हैं। तो 2,52,000 माइल्स गए हैं वो स्पेस में। ये फारदेस्ट डिस्टेंस है जो ह्यूमन ने अब तक ट्रैवल की है, और कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 2026 को। इसमें नासा के एस्ट्रोनॉट्स रहे रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, और एक कैनेडियन स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट भी हैं जेरेमी हैंसन। और जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है इसकी सेकंड फ्लाइट है ये। फर्स्ट क्रूड मिशन है ओरियन स्पेसक्राफ्ट का, जिससे भेजा गया है, इस ओरियन स्पेसक्राफ्ट से भेजा गया है, और लॉन्चिंग सिस्टम स्पेस लॉन्च सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ PSLV होता है ना, इस तरह से स्पेस लॉन्च सिस्टम। स्पेसक्राफ्ट का नाम है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। और दिसंबर 1972 में अपोलो 17 गया था, उसके बाद से ये पहला क्रू मिशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट से और आगे तक गया है। ठीक है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट जो है ना हमारे अर्थ के पास का, जो सबसे पास का एक पॉइंट है, तो उससे दूर गए हैं ह्यूमन 1972 के बाद से ही। अच्छा, इस मिशन के तहत ही अब जो ग्लोबल है वो ये फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर बन गए हैं। फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर मतलब जो वाइट लोग नहीं होते उन्हें बोलते हैं पर्सन ऑफ कलर। जैसे अफ्रीका के आप ब्लैक पीपल कह सकते हैं, या फिर एशियन पीपल कह सकते हैं, या फिर जो ट्राइब्स होते हैं उन्हें कह सकते हैं। तो इस तरह के पहले पर्सन बन गए हैं। कोच फर्स्ट वुमेन बन गई हैं। वाइसमैन ओल्डेस्ट पर्सन है, और हैंसन फर्स्ट नॉन US सिटीजन है जिन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट के बियॉन्ड ट्रेवल किया है। ठीक है, तो एक बस जैसे एक अनुमान लेने जाते हैं मून के पास, तो वही लेने गए हैं और फिर अपना वापस आ जाएंगे, क्योंकि 2028 में नासा ह्यूमंस को दोबारा भेजने वाला है
मून पर। एमिरेट्स एनबीडी विल एक्वायर 60% स्टेक इन विच बैंक? एमिरेट्स एनबीडी किस बैंक में 60% हिस्सेदारी हासिल करेगा? राइट आंसर ऑप्शन है आरबीएल बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर आरबीएल बैंक, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गई है, जो इसने डील की है एमिरेट्स एनबीडी बैंक के साथ। तो अक्टूबर में डील हुई थी। एमिरेट्स एनबीडी 60% स्टेक हासिल करेगा आरबीएल बैंक में। लगभग 26,853 करोड़ रुपए की ये डील रहने वाली है, और अब तक का ये लार्जेस्ट टेक ओवर है किसी इंडियन लेंडर का, इंडियन बैंक का, किसी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। अच्छा, एक और है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है एवेन्यूर इन्वेस्टमेंट आरएससी, जो कि सब्सिडरी अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी की, कि ये कंट्रोलिंग स्टेक हासिल कर सकता है सम्मान कैपिटल में, जिसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कहते थे। Where was the 15th Conference of Parties COP15 to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals held? प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कैंपो ग्रैंडे, ब्राजील। देखिए, एक कन्वेंशन हुआ है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये हुआ है आपका कैंपो ग्रैंडे, ब्राजील में। ठीक है, तो इसका 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी COP15, और इसमें 40 नई स्पीसीज जो माइग्रेटरी बर्ड्स की हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, इन्हें ऐड किया गया है प्रोटेक्टेड लिस्ट कैटेगरी में। अब जो ये कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है, इसे कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज भी कहते हैं, या फिर बोन कन्वेंशन भी कहते हैं। तो जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनके कंजर्वेशन से संबंधित है ये। 1979 में बोन वेस्ट जर्मनी में इसको साइन किया गया था। 1983 में अस्तित्व में आई। इकलौती ग्लोबल और यूनाइटेड नेशन बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए बनाई गई है। द भावसागर रेफरल सेंटर हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ नेशनल रिपोजिटरी फॉर। भावसागर रेफरल सेंटर को निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है डीप सी फोना। तो सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, कोची, केरल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत आता है, इसे एक उपलब्धि हासिल हुई है मैरीन कंजर्वेशन संबंधित। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो इस इंस्टीट्यूट का भावसागर रेफरल सेंटर इसे नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फोना के तौर पर डेजिग्नेट किया है। Which two entities signed a land leasing agreement for the coal to ammonium nitrate project? कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना के लिए भूमि पट्टे के समझौते पर किन दो संस्थाओं ने हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है BCG, CL एंड MCL। तो भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड और महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने एक लैंड लीजिंग एग्रीमेंट साइन किया है कोल टू अमोनिया नाइट प्रोजेक्ट के लिए, जो कि लखनपुर उड़ीसा में आने वाला है। ठीक है, और कैपेसिटी 2000 टन पर डे की रहने वाली है, और ये इंडिया का फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है जो इंडिजिनली डेवलप किया जा रहा है गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसे डेवलप किया है BHEL ने। 8500 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए अप्रूव किया गया है। व्हाट इज द एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर सिम बाइंडिंग इम्प्लीमेंटेशन बाय ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म द्वारा सिम बाइंडिंग कार्यान्वयन की विस्तारित समय सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है December 31, 2026। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्शन दिए थे कि आप सिम बाइंडिंग जरूरी कीजिए यूज़र्स के लिए, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सिग्नल, एयरटेल, तो उसको बढ़ा दिया, December 31 तक कर दिया है। तो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, इसे डिजिटल अरेस्ट होता है। तो नवंबर 28, 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डायरेक्शन जारी किए थे OTT प्लेटफॉर्म को, कहा था कि आप सिम बाइंडिंग इम्प्लीमेंट कीजिए 90 दिन के अंदर अंदर। सिम बाइंडिंग का मतलब जो आप सर्विस दे रहे हैं ना, उस फ़ोन में सिम होना चाहिए। ऐसा भी होता है ना, बिना सिम के भी फ़ोन चलता है। ठीक है, तो उसमें एक एक्टिव सिम अवेलेबल होना चाहिए उस फ़ोन में जिससे आप सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लॉन्च्ड अ करिकुलम ऑन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर विच क्लासेस? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किन कक्षाओं के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन है क्लासेस 3 to 8। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक करिकुलम लॉन्च किया है क्लास 3 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए। अक्टूबर 2025 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उसी ने ये रिकमेंड किया था। उस कमेटी के अध्यक्ष कार्तिक रमन थे।
IIT मद्रास की। विच कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 2026? 2026 में किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने की उम्मीद है? राइट आंसर ऑप्शन डी है गुयाना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि कंट्री कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, और जीडीपी के माध्यम से इसको मेजर किया जाता है। जब जीडीपी बढ़ती है इसका मतलब पीपल अच्छा जी रहे हैं, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। आईएमएफ ने कहा है कि टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज की लिस्ट हमने बनाई है जो जीडीपी ग्रोथ रेट को कंसिडर करके, और इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 23% ही रहने वाली है 2026 में। गयाना की इस लिस्ट को टॉप कर रहा है। साउथ सूडान सेकेंड फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ के साथ रहेगा। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगा, मेजर है ना, और 6.2% से ग्रो करेगा 2026 में। ओवरऑल 14th रैंक है भारत की। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026? किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बी है राजस्थान। तो राजस्थान गवर्नमेंट अंडर चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा, इन्होंने इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 लॉन्च की है इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए। तो वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पर बनाए जाएंगे प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। Which country was the focus country at International Film Festival of Delhi 2026? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में फोकस कंट्री कौन सा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है स्पेन। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 ये फर्स्ट एडिशन है इस इवेंट का, और न्यू दिल्ली में चीफ मिनिस्टर दिल्ली की जो हैं रेखा गुप्ता, इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली में फोकस कंट्री रही है स्पेन। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ मिलकर, और इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है स्पेनिश लैंग्वेज फिल्म सीरत के साथ जिसे ओलिवर लेक्स ने डायरेक्ट किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड साधना सप्ताह फ्रॉम 2 to 8 अप्रैल 2026? किस संगठन ने 2 से 8 अप्रैल 2026 तक साधना सप्ताह का शुभारंभ किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने 2 से 8 अप्रैल 2026 के बीच साधना सप्ताह को लॉन्च किया है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट है भारत के सिविल सर्विस इकोसिस्टम के लिए। 2 महत्वपूर्ण रीजन है इस साधना सप्ताह के। एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का फाउंडेशन डे है, दूसरा मिशन कर्मयोगी को 5 साल पूरे हो गए हैं। तो साधना सप्ताह का मतलब है स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट। और 3 सूत्र हैं इस वीक के, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, टेंजिबल आउटकम्स। अच्छा, जो ये मिशन कर्मयोगी है इसका मकसद है जो भी हमारे देश में जो सिविल सर्वेंट हैं या सिविल ऑफिसर्स हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, उनकी एफिशिएंसी को बूस्ट करना। Who has become the first India international to appear in US based मेजर लीग क्रिकेट? अमेरिका स्थित मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है रविचंद्रन अश्विन। तो भारत के स्पिनर रहे हैं रविचंद्र अश्विन, ये फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल बन गए हैं जो यूएस बेस्ड मेजर लीग क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे। सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न ने इन्हें साइन किया है अपकमिंग जो T20 कंपटीशन है 2026 का। अच्छा, इन्होंने भारत को 287 मैचेस में रिप्रेजेंट किया है सभी फॉर्मेट्स में, 765 विकेट्स लिए हैं। 2024 में रिटायर हो गए ये इंटरनेशनल क्रिकेट से, और आईपीएल कैरियर भी इन्होंने एंड कर दिया अपना। अच्छा, इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद। Who has been appointed as Director of Biotechnology Research Innovation Council, National Center for Cell Science, पुणे? पुणे स्थित जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है डॉक्टर थॉमस पोकाडिल। डॉक्टर थॉमस पोकाडिल इन्हें डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे का। जो ये नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही स्थित है।
who was conferred with the Women Empowerment Trailblazer Award 2026। वर्ष 2026 के महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है कल्पना सोरेन। तो झारखंड एमएलए कल्पना सोरेन इन्हें वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स CCIWE एनुअल वुमेन समिट एंड फेस्टेशन 2026 के दौरान ये सिक्स एडिशन था इस समिट का, न्यू दिल्ली में हुआ है। जो कल्पना सोरेन है मेंबर है झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली की और गैंडे कॉन्स्टिट्यूंसी को ये रिप्रेजेंट करती है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी वाइफ है हेमंत सोरेन की। और अवार्ड्स भी इसमें दिए गए हैं। वेटरन एक्टर शबाना आजमी को ट्रेल ब्लेजर लिविंग लिजेंड अवार्ड दिया गया। देव सनी घोष को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ द सुकन्या समृद्धि स्कीम? सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 8.2%। तो देखिए जो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2026 से जो 30 जून 2026 तक का क्वार्टर है, इसके लिए जो अलग अलग तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है। जो पहले थे पिछले क्वार्टर में वही रहेंगे और लगातार ये 8वां क्वार्टर है जब अनचेंज रहे हैं ये रेट्स। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं किस स्कीम पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इससे सुकन्या समृद्धि स्कीम है, इसमें 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है सबसे ज़्यादा। फिर जो 3 साल का टर्म डिपॉजिट है उसमें 7.1% का मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1%, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स में 4% का, किसान विकास पत्र में 7.5% और 115 मंथ्स में मैच्योर होता है इन्वेस्टमेंट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, मंथली इनकम स्कीम जो होता है उसमें 7.4% का इंटरेस्ट प्राप्त होता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो लास्ट चेंज किए थे इंटरेस्ट रेट कुछ स्कीम में तो 4 क्वार्टर में किया था 2023-24 के दौरान, तब से सेम आ रहा है। Who has assumed charge as the 43rd national president of FICCI Ladies Organization? फिक्की महिला संगठन के 43वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसने पदभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन है पूजा गर्ग। तो पूजा गर्ग 43rd नेशनल प्रेसिडेंट बनी है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की, FLO जिसे बोलते हैं। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। एक ऑल इंडिया फोरम है जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। 15,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंट करता है। When is the International Day of Conscience observed? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है अप्रैल 5। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ये हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 25 जुलाई 2019 को ये डे स्टैब्लिश किया गया था और पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस मनाया गया था 5 अप्रैल 2020 को। ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू अराकू कोनी वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? बाजरे पर आधारित आदिवासी भोजन मेन्यू अराकू कोनी किस राज्य में लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने अराकू कोनी लॉन्च किया है जो कि फर्स्ट ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू है राज्य का और जो ऑथेंटिक ट्राइबल रेसिपीज हैं जिन्हें डायरेक्ट जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं अलूरी सीतारामन राजू डिस्ट्रिक्ट की उनसे सोर्स किया गया है, जैसे कोरा पायासम और रागी चपाती समाला पुली और इस तरह की डिशेस। इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रीच वर्स्ट वैल्यू इन फाइनेंशियल 2025-26 वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के रक्षा निर्यात का मूल्य कितना रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी है 38,424 करोड़ रुपए। तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये अब तक के सबसे उच्च लेवल पर पहुंच चुका है 38,424 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी कि जो डिफेंस इक्विपमेंट हमने एक्सपोर्ट किए इतने रुपए के किए हैं 2025-26 में 62.66% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है, या आप कहें 14,802 करोड़ रुपए का इंक्रीज देखने के लिए मिला है क्योंकि प्रीवियस फिजिकल ईयर में 30,622 करोड़ रुपए था ये फिगर। पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर से कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। पब्लिक डिफेंस जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनका जो योगदान इस एक्सपोर्ट में 54.84% का है, प्राइवेट सेक्टर का 55.16% का है। INS तारागिरी वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी एट विच प्लेस? INS तारागिरी को किस स्थान पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था?
ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो आईएनएस तारागिरी ये प्रोजेक्ट 17A क्लास के तहत 4th शिप है। इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और ये लेटेस्ट स्टेल्थ फ्रिगेट है भारत का। इसका डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली 6670 टन का है। डिज़ाइन किया गया है वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा और बनाया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि 75% इसका जो पार्ट है वो भारत में ही बना है। इसका नाम कहाँ से आया है तारागिरी? तो तारागिरी हिल रेंज है गढ़वाल हिमालयाज में उत्तराखंड में, तो वहाँ से इसका नाम आया है तारागिरी। Which reinsurance company has been designated as the domestic systemically important insurer for financial 2025-26 by IRDAI? IRDAI द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किस पुनर्बीमा कंपनी को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस की लिस्ट जारी की है 2025-26 के लिए। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जो है इस लिस्ट में बरकरार रखा है। पहले भी यही थी, अब भी यही है। ठीक है, तो एक तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया GIC, और एक LIC हो गया और NIACL हो गया है। तो जो ये डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस होते हैं DSIIs, तो ये भारत के विकास में या फिर भारत के इस इंश्योरेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी तरह से ये फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम ही डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी महत्वता है इनकी। What was India's total food grain output in the agriculture year 2024-25? वर्ष 2024-25 के कृषि वर्ष में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 357.73 MMT। तो लेटेस्ट फिगर सामने आ गए हैं। तो बात कर रहे हैं 2024-25 एग्रीकल्चर ईयर की। तो भारत में जो फूड ग्रेन आउटपुट था ये 357.73 मिलियन मैट्रिक टन MMT का रहा है और 25.43 मिलियन मैट्रिक टन्स का इंक्रीज देखने को मिला इससे पहले साल से, यानी कि 23-24 से। भारत टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है कई सारे मामलों में। ठीक है, अच्छा, राइस का प्रोडक्शन 150.18 MT रहा है और 117.994 MT रहा है। वीट का प्रोडक्शन, पल्सेस का भी, इस तरह से मिलेट्स का भी। जो एग्री फूड एक्सपोर्ट्स हैं हमारे यहाँ से, जो एग्री संबंधित फूड को हमने एक्सपोर्ट किया है इंक्लूडिंग प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, इनकी वैल्यू 49.43 बिलियन US डॉलर की रही है। और भारत वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के मामले में भी और वीट के मामले में, यानी कि चावल और गेहूं के मामले में। पल्स प्रोडक्शन में भी भारत लीड कर रहा है। सबसे ज़्यादा पल्स प्रोड्यूस होती हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन भारत का 362.08 मिलियन टन का रहा है 2024-25 में। भारत साथ ही पहली रैंक पर है अगर हम मिलेट प्रोडक्शन की बात करें। 18.59 मिलियन टन हमने मिलेट्स प्रोड्यूस किया है और राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक इसमें टॉप पर है। भारत वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का भी और वेजिटेबल्स का भी। फ्रूट प्रोडक्शन ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में होता है। वहीं वेजिटेबल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार एंड गुजरात में होता है। साथ ही भारत ड्राई ऑनियन प्रोडक्शन में भी पहले नंबर पर है। वर्ल्ड का जो टोटल आउटपुट है उसमें 25% भारत का योगदान है, खास करके महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। शुगर केन में भी भारत सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 454.61 मिलियन टन शुगर केन हमने प्रोड्यूस किया है 24-25 में। और मेनली कहाँ से आता है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से। साथ ही कॉटन के मामले में भारत वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कॉटन कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। टी प्रोडक्शन में भारत सेकेंड नंबर पर है और टी कहाँ पर होती है? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, और कोकोनट प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पर है।
0.36 मिलियन टन की कॉफ़ी हमने एनुअली प्रोड्यूस की है, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु प्रिंसिपल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अच्छा, क्या क्या हमने स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं प्रोडक्शन के लिए? तो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस 2025 से 31 तक ये चालू है। हम सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करना चाहते हैं पल्सेस में। इसी तरह से नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, जिसमें ऑयल पाम एंड ऑयल सीड्स में इंक्लूड है, ये 2030-31 तक हम सेल्फ रिलायंस करना चाहते हैं एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन में। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन है, ठीक है, अक्टूबर 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। पहले इसका नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM। When is the International Day of Sport for Development and Peace is observed? विश्व विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अप्रैल 6। तो 6 अप्रैल को हम इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाते हैं। UN जनरल असेंबली ने डिसाइड किया हुआ है ये डे, और 2026 में इस डे का थीम है स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। The Indian Ocean ship Sagar was flagged off by Minister of State for Defence Sanjay Seth from which city? रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हिंद महासागर जहाज सागर को किस शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ, इन्होंने इंडियन ओशन शिप सागर को फ्लैग ऑफ किया है मुंबई से। और महासागर एक हमारा इनिशिएटिव है जिसका मतलब म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। तो इसका मतलब है जो इंडियन ओशन है, ठीक है, उसमें एक कलेक्टिवली हम जो है उसको स्थिर बनाएं। जो आसपास के देश हैं जो इंडियन ओशन से लगते हुए हैं, ठीक है, उन सबको लेकर आगे चले, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाएं, डेवलपमेंट बढ़ाएं, कनेक्टिविटी बढ़ाएं। विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एग्रीमेंट विद मैप माई इंडिया टू डिस्प्ले ऑथराइज आधार सेंटर्स? किस संगठन ने अधिकृत आधार केंद्रों को प्रदर्शित करने के लिए मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, UIDAI। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है मैप माई इंडिया के साथ, ताकि आधार सेंटर्स डिस्प्ले हो सकें मैपल्स ऐप पर। The move is expected to help people to identify and access authorized Aadhaar centers and help residents itself Aadhaar centers based on nature of service offered like adult enrollment, child enrollment और only address और मोबाइल अपडेट। तो दो तरह से अलग अलग सेंटर बने रहते हैं ना, कहीं कहीं केवल एड्रेस और मोबाइल अपडेट ही होता है, कहीं चाइल्ड एनरोलमेंट भी चल रहा होता है, एडल्ट एनरोलमेंट भी चल रहा होता है। तो उस हिसाब से भी देख सकते हो आप स्पेसिफिकली कौन सा आधार सेंटर किस कार्य के लिए है। जैसे गूगल मैप है ना, इसी तरह से है ये भी मैपल्स ऐप। विच ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट चेतक? चेतक परियोजना से कौन सा संगठन जुड़ा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन है, PRO। तो प्रोजेक्ट चेतक ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है। इसने अपना 47वां रेसिंग डे सेलिब्रेट किया है बीकानेर राजस्थान में, और 4 डिकेट्स हो गए इसको राज्य के लिए समर्पित जो ये सर्विसेज दे रहा है। 4 अप्रैल 1980 को इसे रेस किया गया था, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात के 2 नदर्न पार्ट्स हैं। मोटो है इसका, चेतक का प्रयास, देश का विकास। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ द BRO में से एक है ये। अगर हम जोग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें, कई सारे रोड नेटवर्क्स इसने बनाए हैं। द बीराक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी? बीराक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, मैसूर। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीराक बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर को इनोग्रेट किया है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू में। तो फूड स्टार्टअप्स जो है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये वाला इंक्यूबेशन सेंटर। एडवांस रिसर्च, उनके वैलिडेशन को स्केल अप करेगा और रेगुलेटरी फैसिलिटेशन प्रोवाइड कराएगा फूड बायो प्रोसेसिंग और बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा, बायोनेस्ट क्या है? बायो इंक्यूबेटर्स नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजीज। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल का, बायोटेक का, ठीक है, बायोटेक इनोवेशन के लिए भारत में। इट प्रोवाइड्स क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर्ड इक्विपमेंट, मेंटरशिप एंड लीगल सर्विसेज फॉर बायोटेक स्टार्टअप्स। The ATL Sarthi and Mentor India Academy were launched in which state? ATL Sarthi और Mentor India Academy किस राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है, तेलंगाना। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने ATL सारथी और मेंटर इंडिया एकेडमी को लॉन्च किया है तेलंगाना में, यानी कि स्कूल लेवल पर इनोवेशन को मजबूत करने के लिए
जोटल टिंकरिंग लैब से इसका मकसद ये है कि जो इनोवेशन की भावना बच्चों में डाली जाए, ठीक है, ताकि वो कुछ इनोवेट तरीके से कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं, इस तरह के आइडियाज़ बताएं जिन्हें सॉल्यूशन में डेवलप किया जा सके। मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन मिशन के दीपक बगला है। व्हाट इज कर सारथी? कर सारथी क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, एन एआई इनेबल टैक्स पेयर असिस्टेंस प्लेटफॉर्म। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर साथी है ये ना, कर साथी लॉन्च किया है, जो कि एक एआई इनेबल्ड टैक्स पेयर असिस्टेंस प्लेटफॉर्म है। जो टैक्स पे करते हैं उनको असिस्ट करेगा, ये टैक्स फाइलिंग में उनको सिंप्लीफाई करेगा, उस प्रोसेस को 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अंडर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 फ्रेमवर्क के तहत। तो एक तरह का डिजिटल असिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप इसमें टाइप करके पूछ सकते हैं। टैक्स से संबंधित इंफॉर्मेशन, रिटर्न फाइलिंग से संबंधित, ई वेरिफिकेशन संबंधित, कोई ग्रीवेंस हो उसके संबंधित। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कोलैबोरेटेड विद विच ग्लोबल टेक कंपनी टू एस्टैब्लिश अ स्किल सेंटर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए, यूएस बेस्ड ग्लोबल टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक स्टेट ऑफ द आर्ट माइक्रोसॉफ्ट स्किल सेंटर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्टेब्लिश किया है, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बूस्ट करने के लिए। उनको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होगा एआई में, एमएल में, क्लाउड कंप्यूटिंग में और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें। स्टूडेंट्स विल हैव एक्सेस टू ओवर 4400 माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग मॉड्यूल्स लिंक टू जॉब रोल्स विद हैंड्स ऑन लैब बेस्ड ट्रेनिंग। तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट के मॉड्यूल्स हैं, जो पेड मॉड्यूल्स हैं, वो भी अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्राप्त हो पाएंगे। वेन इज द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ऑब्जर्व? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, अप्रैल 2। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ये इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल द्वारा स्पॉन्सर्ड है डे, और 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 2026 में इसका थीम है प्लांट स्टोरीज एंड द वर्ल्ड विल ब्लूम। विच कंपनी हैज डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ 2000 निगेव 7.62 51 mm लाइट मशीन गन्स टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? किस कंपनी ने भारत सशस्त्र बलों को 2000 निगेव 7.62 51 मिमी या मिलीमीटर लाइट मशीन गन का पहला बैच वितरित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, पीएलआर सिस्टम्स। तो पीएलआर सिस्टम एक जॉइंट वेंचर है इसराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज और भारत के अडानी ग्रुप के बीच में। इन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को 2000 निगेव 7.62 51 mm लाइट मशीन गन्स का पहला बैच डिलीवर किया है। टोटल 41,000 यूनिट्स इसकी बनाई जानी है, और ये मशीन गन हाईली रिलायबल है, लाइट वेट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच एंटिटी टू इंट्रोड्यूस गैस बेस्ड डेरिवेटिव्स? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने गैस आधारित डेरिवेटिव्स को पेश करने के लिए किस संस्था के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड के साथ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स को इंट्रोड्यूस करने की, जो कि नेचुरल गैस ट्रेडेड और से संबंधित हैं, और जो आईजीएक्स प्लेटफॉर्म पर डिलीवर किए जाते हैं गैस ट्रेड उससे संबंधित हैं। Which state has become the 16th in India to be bestowed with President's Police Color for distinguished policing? उत्कृष्ट पुलिसिंग के लिए राष्ट्रपति पुलिस रंग से सम्मानित होने वाला भारत का 16वां राज्य कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड 16वां राज्य बन गया है हमारे देश में, जिसे प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर या निशान से सम्मानित किया गया है। तो ये हाईएस्ट ऑनर है जो किसी भी स्टेट की पुलिस फोर्स को दिया जाता है उनके एक्सेप्शनल सर्विस के लिए, डिसिप्लिन के लिए और प्रोफेशनलिज्म के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है राइगोरस इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद। तो 25 साल की एक्सेप्शनल सर्विस रही हो उस पुलिस फोर्स की, ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और इसी तरह का सम्मान दिया गया है उड़ीसा पुलिस को भी। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार आफ्टर विनिंग अ पार्लियामेंट्री वोट? संसदीय चुनाव जीतने के बाद म्यांमार के राष्ट्रपति कौन बने? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिन ओंग ह्लाइंग। तो म्यांमार जुंता चीफ मिन ओंग ह्लाइंग, इन्होंने पार्लियामेंट्री वोट जीत लिया है और ये कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, जुंता रूल है यहाँ पे। जुंता रूल मतलब क्या होता है? जब मिलिट्री के पावर में हाथ में पावर आ चुकी हो, ठीक है, उन्होंने कू किया हो, कू मतलब तख्ता पलट, तो ऐसे रूल को बोलते हैं जुंता रूल।
तो 2021 में कू किया था इन्होंने, जब यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज विनर ऑन्ग सान सू की के हाथ में सत्ता थी, फिर उन्हें अंडर अरेस्ट कर दिया गया है ना। कई प्रोटेस्ट भी हुआ और तब से ही इनका ही रूल चल रहा है आर्मी का। म्यांमार की कैपिटल नेपिडो है, लार्जेस्ट सिटी है यंगून, जिसे रंगून कहते हैं, पहले रंगून भी कहते थे। Which country won the CAF Under-20 Championship 2026? CAF Under-20 Championship 2026 किस देश ने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। देखिए 2026 सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप ये 8th एडिशन था इस इवेंट का, जो कि एक इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन है मेंस अंडर 20 नेशनल टीम्स का, साउथ एशिया से जितनी भी टीम है, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया सैफ द्वारा। सैफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। कहाँ पर खेला गया? मालदीव्स में 23 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में। तो 3 अप्रैल को फाइनल हुआ। बांग्लादेश ने अपना दूसरी बार ये टाइटल जीता है, भारत को 4-3 से हराया पेनल्टी शूटआउट में, क्योंकि नॉर्मल टाइम में 0-0 से ड्रॉ हो गया था। Which state emerged as the overall champion at the inaugural खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? 2026 में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बना? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है कर्नाटक। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 ये पहली बार आयोजित किए गए छत्तीसगढ़ में, और मेडल टैली को टॉप किया है कर्नाटक ने, और जो होस्ट स्टेट है छत्तीसगढ़ ये 9th पोजीशन पर रहा है। तो कर्नाटक ने 23 गोल्ड 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 38 मेडल्स जीते हैं। वहीं उड़ीसा दूसरे नंबर पर रहा है, 21 गोल्ड 15 सिल्वर 21 ब्रॉन्ज के साथ 57 मेडल जीते। तो टोटल तो इसने ज़्यादा जीते हैं कर्नाटक से, लेकिन जो काउंट होता है वो गोल्ड के हिसाब से होता है। गोल्ड सबसे ज़्यादा जीते हैं कर्नाटक ने 23। झारखंड तीसरे नंबर पर रहा, 16 गोल्ड 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 35 मेडल्स। अच्छा, कर्नाटक की स्विमर है मणिकांत एल, ये मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट रही है, 8 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीते इन्होंने। मोरवीर ऑफिशियल मास्कट था इस खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2026? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। तो वर्ल्ड हेल्थ डे ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल डेट इसलिए चुनी गई है क्योंकि 1948 में इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 2026 में वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वेयर वॉज इंडियाज थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिधमान कमीशन? भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिधमान को कहाँ कमीशन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भारत की जो थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन है INS अरिधमन S4 अरिहंत क्लास की जो है सबमरीन शिप है और न्यूक्लियर कैपेबल शिप है, विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया है। तो विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर द्वारा इस SSBN प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। SSBN यानी कि सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। जो पहली शिप है इसकी उसका नाम अरिहंत है, जुलाई 2009 में उसे लॉन्च किया गया था और कमीशन किया गया 2016 में। फिर सेकंड जो शिप है उसका नाम INS अरिघाट है, उसको अगस्त 2024 में कमीशन किया गया था, और ये अब तीसरी है INS अरिधमान। और जो चौथी होगी वो है S4 एस्ट्रिक। अच्छा, जो अरिहंत और अरिघाट है ये स्मॉलर वेसल है 6000 टन, और जो अरिधमन S4 और S4 एस्ट्रिक है ये 7000 टन की कैपेसिटी वाले हैं। ठीक है, और जो S4 एस्ट्रिक है ये सी ट्रायल्स का भी चल रहा है। अच्छा, इसमें जो मोर फायर पावर भी काफ़ी ज़्यादा है अरिधम और S4 एस्ट्रिक में, और 24 K-15 सगारी का मिसाइल से कैरी कर सकते हैं, 8 K4 मिसाइल्स और K5 मिसाइल्स। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर ट्रिप्ड है। ये न्यूक्लियर मिसाइल्स है हमारी सगारी का और K4। तो और जो अरिहंत और अरिघाट है ये केवल 12 K-15 सगारी का मिसाइल या फिर 4 K4 मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। K4 मिसाइल्स की रेंज 3500 किलोमीटर तक की है, और इनको न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर जो है लॉन्च किया गया है, इसको डेवलप किया गया है।
तो भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है आप लैंड से भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हो, एयर से भी और सी से भी। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026? चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है, होम बाउंड। तो चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 प्रेजेंट किए गए हैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा, और इंडियन सिनेमा हमें जो सबसे अच्छा रहा है, बेहतर रहा है 2025-26 में, उन्हें अवार्ड दिए गए। तो धुरंधर बिगेस्ट विनर रहा है, इसमें 14 अवार्ड्स इसे मिले। अगर हम महत्वपूर्ण विनर्स की बात करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो बेस्ट फिल्म दी गई है होम बाउंड को, बेस्ट एक्टर फीमेल यामी गौतम हक के लिए, बेस्ट एक्टर मेल रणवीर सिंह धुरंधर, बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर धुरंधर, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल शालिनी वत्स होम बाउंड, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल अक्षय खन्ना धुरंधर, बेस्ट एक्शन भी धुरंधर, बेस्ट कोरियोग्राफी धुरंधर, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी धुरंधर, बेस्ट डायलॉग धुरंधर, बेस्ट सॉन्ग सैयारा टाइटल ट्रैक जो है, बेस्ट लिरिक्स गुस्ताख इश्क गुलजार ने दी हैं लिरिक्स, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल सैयारा टाइटल ट्रैक फहीम अब्दुल्ला, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल सैयारा श्रेया घोषाल, बेस्ट ओटीटी फिल्म स्टोलन रही है, बेस्ट एक्टर फीमेल ओटीटी फिल्म सानिया मल्होत्रा मिसेस, बेस्ट एक्टर मेल ओटीटी फिल्म अभिषेक बैनर्जी स्टोलन, और बेस्ट डायरेक्टर ओटीटी फिल्म करण तेजपाल स्टोलन, बेस्ट स्क्रिप्ट ओटीटी फिल्म स्टोलन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये पोस्टह्यूमस से दिया गया है एक्टर धर्मेंद्र को। इंडिया साइंड अ पैक्ट विद विच कंट्री टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट इन द शिप बिल्डिंग सेक्टर? भारत ने जहाज निर्माण क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, साउथ कोरिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइन किया है कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ, ताकि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके भारतीय शिप बिल्डिंग एंड मेरीन सेक्टर में। तो इस कोलैबोरेशन के तहत जो कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है वो कोरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर डिटेल्ड रिसर्च कंडक्ट करेगा इंडिया के शिप बिल्डिंग एंड मेरीन इंजीनियरिंग सेक्टर्स में। NCERT has been declared as which type of institution under a distinct category? NCERT को किस प्रकार की संस्था के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT को इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है डिस्टिंक्ट कैटेगरी के तहत। NCERT एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस कर सके, असिस्ट कर सके पॉलिसी एंड प्रोग्राम से संबंधित, स्कूल एजुकेशन ताकि इम्प्रूव हो सके। दिनेश प्रसाद सकलानी इसके डायरेक्टर हैं NCERT के 2022 से ही। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मिशन मित्रा इन लद्दाख? लद्दाख में मिशन मित्रा की शुरुआत किस संगठन ने की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने लद्दाख में एक मिशन को लॉन्च किया है, ताकि जो गगन यात्री हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं और जो ग्राउंड टीम है जो हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में फंक्शन करने वाली है, उनके लिए एक फिजियोलॉजिकल और ऑपरेशनल डायनामिक्स को एग्जामिन किया जा सके। साइंटिफिक डेटा जनरेटेड ऑन क्यू परफॉर्मेंस एंड ह्यूमन फैक्टर विल बी कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द गगनयान प्रोग्राम एंड फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन। तो यहाँ से जो भी डेटा जनरेट होगा, ठीक है, क्रू की परफॉर्मेंस जो रहेगी, जो ह्यूमन फैक्टर्स रहेंगे, वो गगनयान प्रोग्राम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्योंकि यहाँ की जो फिजियोग्राफी है लद्दाख की, ठीक है, तो वो बिल्कुल जैसे हम अलग अलग प्लेनेट पर जाते हैं वैसी है। तो मिशन मित्रा की बात करें, इसकी फुल फॉर्म मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रेस्पॉन्स असेसमेंट। तो 3500 मीटर के एल्टीट्यूड पर लेह में कंडक्ट की गई है ये एक्सरसाइज। एनवायरमेंट कंडीशंस देखी जा रही है, हाइपोक्सिया, लो टेम्परेचर, आइसोलेशन, जो कि स्पेस फ्लाइट ऑपरेशन में एक नेचुरल एनालॉग की तरह होते हैं। इसरो और IAF इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने इस मिशन को डिज़ाइन किया है, और बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप प्रोटोप्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है सभी तरह की फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। द शेयर ऑफ कासा डिपॉजिट्स इन द टोटल डिपॉजिट्स रीच्ड व्हाट लेवल इन दिसंबर 2025 क्वार्टर? दिसंबर 2025 की तिमाही में कुल जमा राशि में कासा जमा का हिस्सा
किस स्तर पर पहुंच गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 37.9%। तो देखिए करंट एंड सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट्स का जो शेयर है टोटल डिपॉजिट में बैंकिंग सिस्टम में, ये 2 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। दिसंबर 2025 क्वार्टर में 37.9% रहा है, जबकि दिसंबर 2023 में ये 40.1% रहा था, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है। तो डिक्लाइन क्यों हुआ है? सेविंग अकाउंट्स में ड्रॉप देखने को मिला है। सेविंग अकाउंट का जो शेयर है 28.9%, और ओवरऑल बैंक डिपॉजिट बढ़ा है 10% ईयर ऑन ईयर, 239.8 लाख करोड़ पहुंच चुका है दिसंबर के एंड में। टोटल बैंक क्रेडिट 207.7 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है 15 मार्च 2026 तक। 13.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने की मिली है, लास्ट ईयर से 11.1% ज़्यादा। जो एग्रीगेट बैंक डिपॉजिट है ये भी 250.1 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। State governments and union territories will raise how much through market borrowings in first quarter of 2026-27? राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश 2026-27 की पहली तिमाही में मार्केट से कितना कर्ज जुटाएंगे? सही आंसर ऑप्शन सी है 2,54,509 करोड़ रुपए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ये 2,54,509 करोड़ रुपए रेज कर सकते हैं मार्केट बोरोइंग के जरिए 2026-27 फाइनेंशियल के फर्स्ट क्वार्टर में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा डिक्लेयर किया है, अप्रैल से जून 2026 के बीच में राज्य इतना फंड ले सकते हैं। सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये डेट मैनेजर की ट्रैक करता है स्टेट्स के लिए भी। विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2025? 2025 में किस देश में इंटरनेट बंद होने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है म्यांमार। तो 2025 में 65 बार इंटरनेट शटडाउन्स भारत में देखने के लिए मिला है, और वन ऑफ द टॉप कंट्रीज है ग्लोबली जहाँ पर कनेक्टिविटी ब्लैकआउट किया गया है, जबकि हम एक डेमोक्रेट नेशन है। और एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल राइजिंग रिप्रेशन मीट्स ग्लोबल रेसिस्टेंस इंटरनेट शटडाउन्स इन 2025। इसको एक्सेस नाउ द्वारा पब्लिश किया गया है कीप इट ऑन कोलिशन के साथ मिलकर। तो 313 इंटरनेट शटडाउन्स ग्लोबली ऑब्जर्व किए गए हैं 52 कंट्रीज में 2025 में। अब तक का हाईएस्ट नंबर है किसी भी कैलेंडर ईयर में। सबसे ज़्यादा म्यांमार में किए गए हैं 95 इंटरनेट शटडाउन्स, फिर उसके बाद इंडिया है दूसरे नंबर पर। PTC Saharanpur, which has completed 75 years of establishment, is associated with which sector? सहारनपुर स्थित PTC जिसने स्थापना की 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पोस्टल सर्विसेज। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट किया है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर PTC सहारनपुर का। 75 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस इसके पूरे हो चुके हैं ट्रेनिंग में, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग में, और कम्युनिटी पोस्टल स्टाम्प रिलीज किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य M सिंधिया के द्वारा। 2 अप्रैल 1951 को इसकी स्थापना हुई थी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर PTC सहारनपुर की, और एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है पोस्टल पर्सनल के लिए। द डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ PM कुसुम प्रोजेक्ट्स हैज बीन एक्सटेंडेड टू। PM कुसुम परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 31 मार्च 2027। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम स्कीम के तहत कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके लिए डेडलाइन बढ़ा दी 31 मार्च 2027 कर दी है। 2019 में स्कीम को लॉन्च किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर में सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने से संबंधित, डीजल पर डिपेंडेंस कम हो, फार्मर्स की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़े। 3 मेजर कंपोनेंट हैं इसके। पहला है कंपोनेंट ए, इंस्टॉलेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स ऑन बैरन और फेलो लैंड। कंपोनेंट बी है इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स फॉर फार्मर्स। कंपोनेंट सी है सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स। व्हेन इज द नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5 अप्रैल। तो नेशनल मैरीटाइम डे भारत में 5 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि पहला भारत से जो इंडियन ओन शिप है SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन गया था 1919 में 5 अप्रैल को। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड ने लॉन्च किया था इस SS लॉयल्टी को स्वदेशी एफर्ट के तहत। थीम क्या है इस नेशनल मैरीटाइम डे का? मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। द जन विश्वास बिल 2026 एम्स टू अमेंड हाउ मेनी सेंट्रल एक्ट्स?
जन विश्वास विधेयक 2026 का उद्देश्य कितने केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करना है? सही आंसर ऑप्शन सी है 79, सी है, ठीक है 79। तो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026 पार्लियामेंट में पास कर दिया गया अप्रैल 2 2026 को। 79 सेंट्रल एक्ट्स जिन्हें एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है 23 मिनिस्ट्रीज द्वारा, तो उनको अमेंड किया जा रहा है और डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है कुछ पेनल्टीज को, ऑफेंसेस को। और जो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025 है, ठीक है, उसके बदले इसको लाया गया है। उसमें केवल 17 ही एक्ट कवर थे, इसमें 79 एक्ट कवर है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में भी कुछ इम्प्रूव किया गया है। इस तरह से न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट 1994 में भी अमेंड किए गए हैं। भारतीय एयरटेल इज रैंक्ड ग्लोबली एट विच पोजीशन बाय मोबाइल कस्टमर बेस? मोबाइल ग्राहक आधार के आधार पर भारतीय एयरटेल वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है 2nd। तो भारतीय एयरटेल जो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है बाय कस्टमर बेस और वन ऑफ इंडियाज लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। इसने 650 मिलियन कस्टमर्स क्रॉस कर लिए हैं। GSM इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एयरटेल 2nd ग्लोबली 2nd रैंक पर है मोबाइल कस्टमर बेस के हिसाब से, क्योंकि अफ्रीका में भी इसका बिजनेस है। और पहले नंबर पर चाइना मोबाइल है, ये कंपनी है चाइना मोबाइल 1 बिलियन यूजर्स के साथ। यदि आप डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई डाउट हो, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए, आप फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।